हेलो स्टूडेंट्स। तो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ईएफएम सेकेंड के पेपर में हम देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब ये चैप्टर एंड की ओर है। तो क्वेश्चंस की जो डिटेल है मैं आपके सामने रख देता हूँ जिससे आप जल्दी ही क्वेश्चन को समझ सकें। देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट है 5 A, B, C, D और E। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है हमें जो कॉस्ट है वो है आपके पास 50,000, 6,000, 24,000, 40,000 और लास्ट है 80,000। तो ये आपके प्रोजेक्ट हो जाते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और कैश इनफ्लो आपको गिवन है, एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लोज है आपके पास 6,000, 2,000, 4,000, 8,000 और 16,000। लाइफ है आपके पास 1058, 10 और 12 ईयर लाइफ इन ईयर्स। तो प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आपको मिल चुकी है। अब आपको करना क्या है, तो देखिए कैलकुलेट पेबैक पीरियड, ARR, एंड प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपके पास 10%। यहाँ पे आप लिख लीजिए रैंक द अबव प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, फिर बेसिस ऑफ के बाद पेबैक पीरियड, ARR पीरियड एंड द प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो देखिए ये जो 5 प्रोजेक्ट है आपके पास, इन पांचों को आपको रैंक देनी है और किसके बेस पे देनी है, पेबैक पीरियड के बेस पे, ARR के बेस पे और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के बेस पे। पेबैक पीरियड यहाँ पे हम लिख देते हैं पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो ये सब आपको कैलकुलेट करना है और इनके बेस पे आपको रैंक देनी है। तो अब देखिए हम किस तरीके से रैंक दे रहे हैं। तो रैंक एज पर पेबैक पीरियड। यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ, तो स्टेटमेंट ऑफ रैंक एज पर पेबैक पीरियड, ये हमने स्टेटमेंट का नाम दे दिया है। अब रैंक कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले नेम ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप कॉलम बनाएंगे प्रोजेक्ट का। 5 प्रोजेक्ट है A, B, C, D और E।
अब आपके पास कॉस्ट आ जाती है, या इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हैं। तो कॉस्ट है हमारे पास 50,000, 6,000, 24,000, 40,000 और 80,000। एनुअल कैश इनफ्लो ले सकते हैं आप, एनुअल कैश इनफ्लोज, ये आपके पास हो जाता है 6,000, 2,000, 4,000, 8,000 और 16,000। यहाँ पे आप पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन कर सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लोज, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं पे बैक पीरियड के लिए, या इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो भी यूज़ कर सकते हैं। बात एक ही है, इन्वेस्टमेंट का मतलब कॉस्ट होता है। तो 50,000 अपॉन 6 आप करेंगे, तो 50,000 में जब आप डिवाइड करेंगे 6,000 को, तो आपके पास पे बैक पीरियड आ जाता है 8.33। इसी तरह 6,000 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाता है 3 ईयर्स, 24 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है 6 ईयर्स, यहाँ पे हो जाता है 40 डिवाइडेड बाई 8 5 ईयर, और 80 डिवाइडेड बाय 16 ये हो जाता है 5। तो अब आप रैंक अगर दें तो किस को रैंक देंगे फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रैंक अगर हम दें तो हम सबसे पहले फर्स्ट रैंक देंगे इस प्रोजेक्ट को, बी को। फिर हम देखते हैं डी और ई इन दोनों की रैंक सेम है तो इनको सेम रैंक देंगे सेकंड नंबर की। थर्ड नंबर की रैंक हो जाती है इसकी, और लास्ट जिसकी सबसे हाईएस्ट पे बैक पीरियड है उसको हम लास्ट में लेंगे। तो यहाँ पे लीस्ट टू हाईएस्ट चलते हैं, लोअर टू हायर। तो यहाँ पे देखिए लोअर जो आपके पे बैक पीरियड है कैलकुलेट आपने किया है वो 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स वाली मशीन को आप सबसे पहले परचेज करेंगे, उसके बाद 5 ईयर वाली को परचेज करना पसंद करेंगे, और जो 6 ईयर में रिटर्न कर रही है उसको थर्ड नंबर पे आप परचेज करना पसंद करेंगे, और जो सबसे लास्ट में आपको पे बैक करेगी उसको आप निश्चित रूप से लास्ट में परचेज करना पसंद करेंगे। तो हम जो रैंक देंगे वो इस तरीके से होगी 4 1 3 2 2। आप इसके लिए एक अलग कॉलम यूज़ कर सकते हैं। रैंक ये 4th नंबर पे आ गया, ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये भी 2 नंबर पे। जब आपने ये काम कर लिया तो अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड हमारा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड वी हैव रैंक दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा ARR ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यू आर टू रैंक दिस प्रोजेक्ट। तो हम स्टेटमेंट की हेडिंग चेंज कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रैंक एज पर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एज पर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको क्या चाहिए? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए प्रोजेक्ट के नाम तो यही है, कॉस्ट भी यही है, लेकिन एनुअल कैश इन फ्लो, तो एनुअल कैश इन फ्लो में से अगर आप डेप्रीसिएशन को लेस कर दें, एनुअल कैश इन फ्लो में से अगर आप डेप्रीसिएशन को लेस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिए सेल्स में से लेस करते हैं हम, ये आपको सेल्स गिवन है, सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास ये आता है कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो ये जो हमारे पास आती है इसे बोलते हैं हम प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। लेस करते हैं डेप्रीसिएशन
तो हमारे पास आता है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस करते हैं टैक्स, तो हमारे पास ये जो आएगा इसे बोलेंगे PAT, और इसमें से लेस करेंगे, वापस ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आता है कैश इनफ्लो। तो देखिए कैश इनफ्लो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके पास कैश इनफ्लो है। अब हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ये चीज़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपने ऐड किया डेप्रिसिएशन, तो आपके पास कैश इनफ्लो आया। अगर कैश इनफ्लो में से वापस लेस कर दें डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्योंकि ARR का जो फार्मूला होता है मैं आपको बता दूं, ARR के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? तो देखिए कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट प्लस स्क्रैप, मशीन की कॉस्ट प्लस स्क्रैप अपॉन 2, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है। तो हमारे केस में अगर हम देखें तो एवरेज प्रॉफिट नहीं है अभी हमारे पास, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अगर हम लेस कर लें डेप्रिसिएशन तो आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे मशीन की कॉस्ट हमें गिवन है, साथ में एक कॉलम और बना लेते हैं लाइफ का, LIFE लाइफ। तो लाइफ आपके पास हो जाती है 10 ईयर्स, 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर और 12 ईयर। तो लाइफ आपके पास हो गई 10, 5, 8, 10, 12। 50,000 में 10 का डिवाइड किया तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाता है। डेप्रिसिएशन हमारे पास 5,000 फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 6,000 डिवाइडेड बाई 5 1200 हो जाता है। 24 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 3,000 डेप्रिसिएशन हो जाता है थर्ड केस में। 40,000 डिवाइडेड बाई 10 4,000 डेप्रिसिएशन हो जाता है फोर्थ केस में, और 80,000 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 80,000 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 6,666, ये डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर लिया है। एनुअल कैश फ्लो में से यानी कि इस कॉलम में से आप लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। 6 माइनस 5 किया 1000, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। 2000 माइनस 1200 800, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1000, फिर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। 8000 माइनस 4000, ये आपके पास 4000 आ जाता है। और 16 में से आप 16,000 माइनस 6667 लेस कर दीजिए तो 9,333, ये आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। अब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का डिवाइड कर दीजिए। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे डिवाइड करेंगे? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक कॉलम ले लेते हैं, ये जो कॉस्ट है इसे आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट या एवरेज इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट किए? तो 50,000 है, 2 का डिवाइड लगा दीजिए, तो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट आपके पास हो जाता है 25। 6,000 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 3,000 हो जाता है। यहाँ पे 24 की जगह 12,000 हो जाएगा, 40 की जगह 20,000 और 80 की जगह 40,000, ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट ये हो गया। एनुअल कैश इनफ्लो आपके पास है, एवरेज प्रॉफिट है ही आपके पास। अब आप ARR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ARR के लिए आपने फार्मूला लगाया ये वाला, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है ये रहा, ये कॉलम एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, इनटू 100 कर दीजिए, तो 1000 डिवाइडेड बाई 25,000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 25,000 इनटू 100, ये आपने किया और आपने ARR को कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास ARR हो जाती है 1000 डिवाइडेड बाई 25,000 इनटू 100, यानी कि 4%। सेकंड केस में हमारे पास हो जाते हैं 800 हमारा कॉस्ट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एवरेज इन्वेस्टमेंट 3000 है, इनटू 100 करके देख लीजिए आप। तो 800 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100 26.67। इसी तरह 1000 डिवाइडेड बाय 12,000 आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाती है इंटू 100,
तो 1000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100 आप करेंगे 8.33%। नेक्स्ट 4000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, तो 4/20 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो 20%। 4/20 इंटू 100 ये आपका 20% ही होता है। और लास्ट है आपकी 9033 पॉइंट, इसमें डिवाइड कीजिए 40,000 का इंटू 100, तो आपके पास 9333 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 ये आपके पास हो जाती है 23.33%। अब अगर रैंक की बात आती है कि हम रैंक किसको दें, तो देखिए हाईएस्ट टू लोएस्ट चलिए आप, हायर टू लोअर। तो यहाँ पे हायर हमारे पास देखें तो ARR है 26, तो यानी कि सबसे पहले आपको सेकंड प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ARR, ये हम रैंक दे रहे हैं। इससे कम देखिए तो 26 से कम हम पाते हैं कि जो लास्ट प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट E, इसकी जो ARR है वो 23 है, तो सेकंड नंबर पे आपको इसको सेलेक्ट करना चाहिए। फिर इससे कम देखिए तो इससे कम 20% है, तो थर्ड नंबर पे आपको ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। इससे कम देखें तो 8% है जो प्रोजेक्ट C है, फोर्थ नंबर पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में सेलेक्ट करेंगे हम प्रोजेक्ट फर्स्ट को। तो यहाँ पे हम लोअर टू हायर टू लोअर चलेंगे, इस तरीके से हम रैंक देंगे इन प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे रैंक आ जाती है 51432। अब ARR के बेस पे हमने रैंक दे ली, तो लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट बचता है कि हमें रैंक देनी है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स को बेस मानकर। तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स को बेस मानकर अगर रैंक दी जाए तो क्या होगा देखते हैं। Statement of rank as per present value index of projects। तो ये स्टेटमेंट का नाम दे दिया है हमने। इसके बाद सबसे पहले हम प्रोजेक्ट लिख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो है A, B, C, D और E। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट हमारे पास है 50,000, 6,000, 24, 40,000 और 80,000। एनुअल कैश इनफ्लो की बात करें तो एनुअल कैश इनफ्लो आपके पास है 6,000, 2,000, 4,000, 8,000 और 16,000। अब आप 10% की रेट से पीवी फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला काम में लेते हैं 1/1 प्लस रेट। रेट है हमारे पास 10%, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं 10/100, तो आपकी रेट हो जाती है 0.10। 1/1 प्लस रेट का मतलब 0.10 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 1/1.10, जी आपके पास फाइनल फिगर आ जाता है। अब आप लाइफ जितनी है, यहाँ पे हमारे पास 10 ईयर की लाइफ है, तो 10 टाइम्स आप इक्वल्स टू का साइन प्रेस कीजिए और GT जो कैलकुलेटर में है उसे प्रेस कर दीजिए, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इस जो
ये जो क्वेश्चन है इसकी, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट सबसे पहले करना हमारा काम है इस क्वेश्चन में। टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो देखिए अगर आप 1/1 प्लस रेट 1/1.10 ये आप करते हैं, इक्वल टू का साइन प्लेस करते हैं, तो फर्स्ट ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आती है 0.909। सेकेंड ईयर आप करेंगे प्रेजेंट तो आपके पास आएगी 0.826। थर्ड ईयर 0.751, ये हम लिख भी लेते हैं, तो आप लिख भी लीजिए कहीं पे लिखना चाहें तो फर्स्ट ईयर की आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है 0.909, 0. यहाँ पे शायद आएगी 826, यहाँ पे आएगी 751, यहाँ पे आती है आपके पास 0.683, यहाँ पे आएगी 0.620। 1/1.1 फर्स्ट ईयर की 909, सेकेंड ईयर की 826, थर्ड ईयर की 751, फोर्थ ईयर की 683, 5 ईयर की 620। नेक्स्ट आती है आपकी 0.564, 0.513, नेक्स्ट हो जाती है 0.466, नेक्स्ट हो जाती है 0.424, फिर 0.386, 0.350, 0.318 और 0.289। देखिए आपके पास मैक्सिमम लाइफ 12 ईयर है, तो 12 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 5 ईयर की कर ली, यहाँ पे 4 ईयर की और यहाँ पे 4 ईयर की, तो आपके पास 13 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। 12 ईयर की आपको कैलकुलेट करनी है और इन सबको ऐड कर लीजिए, और ऐड अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करना चाहते हैं तो आप G2 को प्रेस कर लीजिए। तो ये सारी प्रेजेंट वैल्यू आप ऐड करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद सीधा GT को प्रेस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ए प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है 10 साल के लिए लेनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर दीजिए। तो 10 साल की जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आएगा वो मैं आपको बता दूं, 10% की रेट से अगर 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आप करते हैं तो आपके पास आएगा 6.145। 6.145 ये 10 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ जाता है। इसी तरह बी प्रोजेक्ट की जो पीवी फैक्टर है 10% की रेट से 5 ईयर के लिए, क्योंकि इस मशीन की जो लाइफ है वो 5 ईयर है, तो 5 ईयर के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आएगा 3.791। तो यहाँ पे 3.791। इसी तरीके से सी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे सी प्रोजेक्ट की जो लाइफ है 8 ईयर्स है, तो 8 ईयर्स के लिए आपको कैलकुलेट करनी है पीवी फैक्टर का टोटल। तो पीवी फैक्टर आपके पास ये हैं और यहाँ पे 8 ईयर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ईयर्स है यहाँ पे। तो 8 ईयर्स का टोटल आप यहाँ तक का टोटल कर लीजिए। ये मैं आपको बता दूँ 8 ईयर्स का टोटल हमारे केस में हो जाता है 5.335। तो 5.335 ये आपके पास 8 ईयर्स का टोटल आ जाता है। 10 ईयर्स के केस में यानी कि यहाँ तक आपको टोटल करना होगा 0.386 तक, तो आपका टोटल आ जाता है 6.145। सेम टोटल आएगा। लास्ट 12 ईयर, तो 12 ईयर के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल हो जाता है 6.814। ये आपने पीवी फैक्टर कैलकुलेट कर लिए और किस बेस पे कैलकुलेट किए हैं? प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर, डिस्काउंट रेट 10% मानकर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% को एज्यूम करके। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एनुअल कैश फ्लो से, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगी आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू।
तो देखिए 6000 को आपने मल्टीप्लाई किया 6.145 से, तो 36,870 ये आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है प्रोजेक्ट ए के लिए। इसी तरह एनुअल कैश फ्लो है 2000, इसे मल्टीप्लाई किया 3.791 से, तो आपके पास 7582 ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। 5.335 को आपने मल्टीप्लाई किया 4000 से, तो आपके पास 21,340 टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। 8000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.145 से, तो आपके पास 49,160 प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। और 16,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.814 से, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 1,09,024। तो आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है। इसमें आप डिवाइड कीजिए कॉस्ट का या इन्वेस्टमेंट का। इस कॉस्ट को हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला यूज कर लेते हैं? इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल प्रेजेंट वैल्यू आप कीजिए 36,870 में आप डिवाइड कीजिए 50,000 का, तो 36,870 में अगर आप डिवाइड करेंगे 50,000 का, तो हमारे पास 0.73 ये वैल्यू आती है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। इसी तरह 7,582 में आप डिवाइड कीजिए 6,000 का, तो 1.26 प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आ जाता है आपका। 21,340 में आप डिवाइड कीजिए 24,000 का, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आ जाता है 0.89। और 49,160 में आप डिवाइड कीजिए 40,000 का, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है आपकी 1.22 या 23 कर लीजिए इसे। और लास्ट है 1,09,024 डिवाइडेड बाय 80,000, तो आपके पास 1.36 प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स आ जाता है। जब आपने प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया, तो अब आपको रैंक देनी होगी। और अगर रैंक देनी है तो हाईएस्ट टू लोअर देंगे, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे आप नंबर 1 रैंक देंगे, उससे कम जो वैल्यू है उसको आप नंबर 2 रैंक देंगे, और उससे कम वैल्यू है तो उसको आप नंबर 3 देंगे, और उससे भी कम है तो उसको नंबर 4, और जो सबसे लास्ट है, जो सबसे कम है, उसे आप नंबर 5 रैंक देंगे। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स को रैंक देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। ये हमारी रैंक आ जाती है 52431। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स को बेस मानकर प्रोजेक्ट्स को रैंक दे सकते हैं। तो जल्दी एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रॉब्लम है तो उनको कमेंट करके हमें बताते रहिए, जिससे कि हम नए क्वेश्चंस आपको दे सकें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से लाइक कर सकते हैं, इससे मोटिवेट मिलता रहता है हमें, और मोटिवेशन मिलना भी ज़रूरी है। देखिए हाँ, तो स्टूडेंट्स कैपिटल बस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा पेपर है, बीकॉम सेकेंड ईयर की आपकी क्लास है, और ईएफएम का सेकंड का ये पेपर है, जिसमें कैपिटल बस्टिंग देख रहे हैं। और क्वेश्चन की जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आज का। तो ईयर इसमें दे रखे हैं आपको 1, 2, 3, 4 और 5। प्रोजेक्ट हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट ए है आपके पास, और एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट ए से जो कैश फ्लो हो रहा है आपको, ये है 20,000, 60,000, 40,000। $30,000 और 20,000। अब फर्स्ट ईयर और 5 ईयर में आपको प्रोजेक्ट बी से कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कैश फ्लो जनरेट हो रहा है 60,000, 60,000 और 80,000। डिस्काउंट फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, और कितने गिवन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 0.909,
0.826, 0.751 और 0.683 और लास्ट है 0.621। तो ये आपके पीवी फैक्टर्स हैं जो आपको गिवन हैं। ए मशीन की जो कॉस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे ये है कितने रुपए, 1,20,000 और 1 लाख, सॉरी यहाँ पे ये 1 लाख है। और बी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो है आपकी 1,20,000 हाफ डिएटली हाफ आफ्टर वन ईयर। तो 1 साल आधी तो आपको अभी देनी है। प्रोजेक्ट बी के केस में आपको 1,20,000 कॉस्ट है, 60,000 आपको तुरंत पे करने हैं और बाकी के 60,000 आप 1 साल बाद पे करने हैं। प्रोजेक्ट बी के केस में कैश पेमेंट है, यानी कि आपको तुरंत फर्स्ट ईयर में ही पेमेंट करना है। तो कैश फ्लो हम लिख चुके हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट ए बी इसका ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, पीवी फैक्टर जिसे हम कहते हैं। Which project should be selected on the basis of net present value। तो क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको करना कैसे है, मेन पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि हाफ इमीडिएटली आपको पेमेंट करना है और बाकी का हाफ पेमेंट जो आपको करना है वो आफ्टर 1 ईयर करना है। तो इस केस में देखिए, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए। तो प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ईयर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। एनुअल कैश फ्लो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एनुअल कैश फ्लो हो जाता है 20,000, 60,000, 40,000, 30,000 और 20,000। ये आपके पास एनुअल कैश इनफ्लो है। पीवी फैक्टर की बात करें तो पीवी फैक्टर आपके पास है 909, 0.909, फिर 0.826 होगा, 0.751 होगा, 0.683 होगा और 0.621 होगा। पीवी फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एनुअल कैश इनफ्लो से। तो 20,000 को इंटू कर देते हैं 0.909 से, ये 18,180 आ जाता है आपके पास। 60,000 नेक्स्ट कैश इनफ्लो है आपका, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.826 से। 49,560, 40,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 340 आ जाता है।
30,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.683 से, तो ये आपके पास आ जाता है 20,490, और 20,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.621 से, तो आपके पास आ जाता है 12,420। सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू थी। प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करेंगे आप 12,420 प्लस 20,490 प्लस 340 प्लस 49,560 और प्लस 18,180, 1,30,690। ये आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। इसमें से लेस कर दीजिए आप इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 लाख, तो आपके पास 30,690 ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो देखिए 30,690 ये हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और किस बेस पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली? 10% जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इसके बेस पे हमने प्रोजेक्ट ए के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, और यहाँ पे लिख देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है। तो प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है 30,690। जब कंपेयर करना होगा तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन में अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट बी की। प्रोजेक्ट बी का एनुअल कैश फ्लो अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर का और लास्ट ईयर का एनुअल कैश फ्लो नहीं दिया है, डैश दिया है तो डैश लिख लेते हैं। डैश का मतलब 0 है तो 0 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए कैश फ्लो है, तो जो कैश फ्लो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का है वो लिखिए आप 60,000, 60,000, 80,000। तो यहाँ पे 60,000, फिर से 60,000 और फिर 80,000। ये आपके पास कैश इन फ्लो है। किस केस में? प्रोजेक्ट बी के केस में। तो स्टेटमेंट की हेडिंग चेंज हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी। पीवी फैक्टर है हमारे पास, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 909 से तो बिग 0 आएगा। 60,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.826 से, तो ये आपके पास आ जाता है 49,560। 60,000 को आप 0.751 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 45,060 आ जाता है आपके पास। और 80,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.683 से, तो आपके पास आ जाता है 54,640। 0 आएगा यहाँ पे। टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपकी हो जाती है 1,49,260 अगर आप इन तीनों का टोटल कर लेते हैं तो। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट क्या लेस करें? तो देखिए यहाँ पे इस केस में हमें इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा कि 60,000 हमने मशीन का जो पेमेंट किया है वो फर्स्ट ईयर में किया है, बाकी का जो 60 पेमेंट किया है वो सेकेंड ईयर में किया है। तो यहाँ पे ये ईयर हम देखें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का मतलब जो पहले साल जैसे ही लिया वैसे ही कर दिया, और यहाँ पे 1 साल के बाद किया। तो ये 0 साल में किया जैसे ही लिया, और ये 1 साल के बाद किया। तो यहाँ पे जो पी फैक्टर आएगा वो तो रुपीज़ का हो जाता है 1। यानी कि अगर मैंने तुरंत पेमेंट किया, आज मशीन खरीद रहा हूँ, आज पेमेंट किया, तो रुपए की वैल्यू 1 ही रहती है। तो उस कंडीशन में 1 रुपये वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट आ जाती है आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी इन्वेस्टमेंट की, वो 60,000 हो जाती है। लेकिन जो पेमेंट बाकी का बचा हुआ, अपने 60,000 जो बाकी सेकंड पेमेंट था बचा हुआ हाफ, वो हमने 1 साल के बाद पेमेंट किया, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 साल बाद की लग जाएगी 909। तो यहाँ पे हम जो पेमेंट करेंगे 1 साल बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 60,000 इंटू 0.909, यानी कि 54,540। टोटल इन्वेस्टमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपके पास हो जाती है 1,14,540। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 1,20,000 आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बल्कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 1,14,540 होगा। तो जब आपके पास
टोटल प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 1,49,260 और इन्वेस्टमेंट है मशीन का 1,14,540। तो 149,260 में से 1,49,260 लेस कीजिए आप 1,14,540, तो आपके पास 34,720 ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे इस केस में जो आप इन्वेस्टमेंट है वो पूरा के पूरा इन्वेस्टमेंट, जनरली क्या होता है हम मशीन खरीदते हैं तो कैश पेमेंट कर देते हैं, इसलिए मशीन की पूरी वैल्यू इन्वेस्टमेंट 1 लाख लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने प्रोजेक्ट ए में आप देखें तो 1 लाख रुपए पूरे के पूरे लेस किए, क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट कर दिया, तुरंत पेमेंट कर दिया। जब हमने मशीन खरीदी और तुरंत पेमेंट कर दिया तो उस दिन जो रुपए की वैल्यू थी वो 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये के बराबर थी, इसलिए इन्वेस्टमेंट पूरा लेस करते हैं जितना पेमेंट किया। तो 1 लाख रुपये पेमेंट किया तो मैंने 1 लाख रुपये लेस किया, क्योंकि जिस दिन मशीन ली उस दिन मैंने 1 रुपया दिया और 1 रुपये की वैल्यू उस दिन 1 रुपये के बराबर ही थी। लेकिन सेकंड मशीन अगर आप देखेंगे बी प्रोजेक्ट के केस में, तो यहाँ पे मशीन तो मैंने 1,20,000 की परचेज की और उसका जो पेमेंट किया वो हाफ पेमेंट तो मैंने इमीडिएटली कर दिया और बाकी का जो पेमेंट था वो मैंने 1 साल के बाद किया। तो जो हाफ पेमेंट मैंने तुरंत कर दिया उस केस में 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपया रहेगी। तो 60,000 जो पेमेंट किया मैंने उसकी वैल्यू 1 रुपये थी, तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी 1 रुपया आ गई। बाकी का जो हाफ पेमेंट है जो मैंने 1 साल बाद किया उसके लिए जो 1 रुपया है जो मैं आज पे कर रहा हूँ उसकी वैल्यू 1 साल के बाद कम हो जाएगी, इसलिए निश्चित रूप से मैंने 1 साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज़ किया है और 54,540 उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है। इस तरीके से मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,14,540 के बराबर हो जाता है और मैंने इन्वेस्टमेंट लेस किया 1,14,540। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे बी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है हमारे पास 34,720। तो अब आप बताइए दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट बी शुड बी सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट बी should be selected on the basis of net present value। क्योंकि यहाँ पे जो बी की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बड़े आराम से आपने सॉल्व कर लिया है और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। प्रैक्टिस आप करते रहिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट के जरिए हमें बताते रहिए। जल्दी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको वीडियो पहुंचाने की हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। सी यू अगेन।